जब ईमानदारी एक विकल्प बन जाए तो भ्रष्टाचार एक आदत बन जाती है। घोटाले, फर्जी दस्तावेज और कानूनी लड़ाई, यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने फर्जी दस्तावेजों से बैंक को छूना लगाया और फिर समझौते के जरिए खुद को बचाने की कोशिश की। क्या वह कामयाब हो पाया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। जहां भरोसा खेल बन जाए वहां कानून सिर्फ नाम का रह जाता है। सुरेश कुमार एक साधारण दाल का कारोबारी, लेकिन उसके इरादे साधारण नहीं थे। दाल का व्यापार उसकी पहचान बना, लेकिन वह व्यापार से कहीं आगे बढ़कर अपनी साजिशों का जाल बुन रहा था। वह और उसके दोस्तों की सहायता से उसने अपनी प्रॉपर्टी की कागजात गिरवी रखकर हैदराबाद की एक ब्रांच से उसने 7 करोड़ का कर्ज लिया। यह सारा कदम उसने होशियारी और योजनाबद्ध तरीके से किया। जब दस्तावेज ही झूठ बोले तो भरोसा किस पर किया जाए? कुछ समय बाद सुरेश कुमार और उसके साथियों ने ब्याज चुकाना बंद कर दिया। बैंक ने उनके नाम नोटिस भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कर्ज का भुगतान न होने की वजह से बैंक ने इस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट और एनपीए उसे कहा जाता है जब कर्ज लेने वाला 3 महीने और अधिक समय से भुगतान नहीं करते। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अगर कर्ज की किश्त 90 दिनों से अधिक समय तक न चुकाई जाए तो वह कर्ज एनपीए बन जाता है। जब सुरेश कुमार ने बैंकों को ईएमआई भरना बंद कर दिया, कई नोटिस और फोन कॉल्स करने की बाद भी कई जवाब नहीं मिला, तब बैंक ने डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी में केस दर्ज किया। यह कदम उठाना आसान नहीं था, लेकिन बैंक के पास और कोई विकल्प नहीं था। दस्तावेजों की जांच शुरू हुई और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, शॉर्ट में इसे डीआरटी कहते हैं, एक ऐसी कोर्ट है जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वसूली में मदद और वित्तीय संस्थानों की वसूली प्रक्रिया को तेज करता है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा रुपए 20 लाख से अधिक के आरण की वसूली और संबंधित विवादों का निपटारा करता है। यह बिना वकील के सीधे मामलों की सुनवाई होती है। यह मामला सिविल कोर्ट की तुलना में सरल और तेज होती है। इसके पास डिफॉल्टर की संपत्ति कुर्क और नीलाम करने का अधिकार होती है। कानून की नजर से कोई बच नहीं सकता, पर सवाल यह है कब तक? डीआरटी में केस चल रहा था, लेकिन एक बड़ा खुलासा बैंक को और चौंकाने वाला था। जांच के दौरान पता चला कि जिन संपत्तियों को गिरवी रखा गया था उनके दस्तावेज असली नहीं थे। ये नकली, फर्जी और धोखाधड़ी से बनाए गए कागज थे। बैंक ने इस मामले की शिकायत सीबीआई से की। मामला अब सिर्फ आर्थिक अपराध का नहीं, बल्कि कानून का मजाक बनाने का बन चुका था। सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। अगर न्याय बिकने लगे तो कौन सी कीमत सही होगी? सीबीआई ने आईपीसी धारा 420, मतलब किसी को धोखा देकर संपत्ति, मूल्यवान दस्तावेज या सेवा प्राप्त करना। धारा 409, मतलब भरोसे पर सौंपी गई संपत्ति का दुरुपयोग या गबन। धारा 467, मतलब वसीयत, मूल्यवान दस्तावेज या महत्वपूर्ण कागजात की जालसाजी। धारा 468, मतलब धोखा देने के लिए जानबूझकर जालसाजी करना। धारा 471, मतलब जाली दस्तावेजों को असली बताकर उपयोग करना। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की। जज ने सीबीआई से साक्ष्य मांगे। कोर्ट का माहौल गर्म था। आरोपियों के वकील और सीबीआई के अधिवक्ता के बीच तीखी बहस हो रही थी। पैसा जुर्म को दबा सकता है, मिटा नहीं सकता। जब मामला लंबे समय तक खिंचता गया तो सुरेश कुमार ने बैंक को समझौते की पेशकश की। सुरेश कुमार और बैंक के बीच समझौता हो गया और 3.8 करोड़ रुपए देकर उसने बैंक से नो ड्यूज सर्टिफिकेट ले लिया। बैंक ने भी इस मामले को खत्म करने का फैसला किया। लेकिन समझौता केवल बैंक और आरोपी के बीच था। कानून का क्या? क्या यह समझौता फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोपों को माफ कर सकता था? जब कानून झुकेगा तो समाज टूटेगा। जब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा
तो जज ने साफ कहा, मामले में जो समझौता हुआ था वह केवल एक निजी समझौता था और यह किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए किसी आदेश का हिस्सा नहीं था। आरोपों में धोखाधड़ी, नकली और जाली दस्तावेजों का उपयोग शामिल है, जिनका उद्देश्य सार्वजनिक धन को गबन करना था। यदि ये आरोप सिद्ध होते हैं तो यह समाज के लिए गंभीर अपराध होंगे। इसलिए केवल बैंक और आरोपियों के बीच हुआ निजी समझौता यह नहीं कह सकता कि आरोपियों के खिलाफ अभियोजन प्रक्रिया न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। आदेश में कहा गया कि इस मामले में निजी समझौते के आधार पर केस को समाप्त नहीं किया जा सकता। अंत में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। श्री नायडू, जो सुरेश कुमार के वकील थे, यह दलील प्रस्तुत कि डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के समक्ष चल रही कार्यवाही में बैंक और आरोपियों के बीच मामला सौहार्दपूर्वक सुलझा लिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया कि डीआरटी में केस लंबित रहने के दौरान ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट के तहत 3 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि बैंक को दी गई और इसके परिणाम स्वरूप बैंक ने आरण खाता बंद कर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही को जारी रखना समय और संसाधनों की बर्बादी होगा। श्री विक्रमजीत बनर्जी, माननीय अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसजी, जो सीबीआई की ओर से उपस्थित थे, प्रस्तुत किया कि केवल बैंक और उधारकर्ताओं के बीच मामला सुलझ जाने से आरोपियों की आपराधिक जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने विधिक स्थिति पर विचार करते हुए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका को सही तरीके से खारिज किया है। माननीय एसजी इसलिए इस अपील को खारिज करने की प्रार्थना की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर सुना। अंततः कोर्ट ने फैसला दिया कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के उपयोग और उसके लिए निर्धारित दिशा निर्देशों को स्पष्ट करता है। उच्च न्यायालय को आपराधिक मामलों को समाप्त करने की शक्ति है, चाहे वे समझौते योग्य हो या न हो, यदि पक्ष आपस में विवाद सुलझा चुके हैं। यह शक्ति न्याय के हित में या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। हत्या, बलात्कार, डकैती या भ्रष्टाचार जैसे जघन्य अपराधों में यह शक्ति सामान्यतः उपयोग नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। सार्वजनिक सेवकों द्वारा आधिकारिक क्षमता में किए गए अपराधों के मामलों में भी समझौते के आधार पर कार्यवाही समाप्त नहीं की जानी चाहिए। ऐसे मामले जो मुख्य रूप से वाणिज्यिक, वैवाहिक या पारिवारिक विवादों से संबंधित हैं और जिनमें पक्षों ने आपसी समझौता कर लिया है, उन्हें समाप्त किया जा सकता है। यदि अपराध मुख्य रूप से नागरिक प्रकृति का है और दोनों पक्ष सहमत हैं, तो कार्यवाही समाप्त की जानी चाहिए। यह कहते हुए अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया, बल्कि आपराधिक कार्यवाही भी समाप्त कर दी। न्याय तभी होगा जब कानून और सच दोनों के लिए एक ही नियम होगा। दोस्तों, यह मामला न केवल बैंकिंग प्रणाली में खामियों को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरे तंत्र को ठग सकता है। ऐसे मामलों में अक्सर कानूनी प्रक्रिया लंबी होती है और न्याय मिलने में समय लगता है। कहानी इस बात का उदाहरण है कि लालच और धोखाधड़ी कितनी दूर तक ले जा सकती है। यह उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो कानून को हल्के में लेते हैं। अंत में, चाहे व्यक्ति ने समझौता किया हो या कानून के शिकंजे में आया हो, उसकी साजिश ने उसे एक अपराधी बना दिया। यह घटना यह भी बताती है कि बैंकों को अपने दस्तावेजों और कर्ज देने की प्रक्रिया में अधिक सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही यह जनता के लिए भी एक सीख है कि कानूनी रास्ता ही सही रास्ता है। ऐसे मामलों से समाज और व्यवस्था को बड़ा नुकसान होता है, जिससे सभी को बचने की कोशिश करनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।
आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं।